हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में है आपके पास बैलेंस शीट कृष्णा लिमिटेड की 2 साल की बैलेंस शीट है और आपको इसका बेस लेकर के बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक हमने सभी क्वेश्चंस में धीरे धीरे करके हर एक एक्टिविटी को समझा और सीखा कि किस तरह से इनफ्लो होगा और क्या चीज आउटफ्लो होगी। तो सभी कुछ को सीखने के बाद अब फाइनली टाइम आ गया है कि आप पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ तीनों एक्टिविटीज के साथ। तो सबसे पहले सब फर्स्ट एक्टिविटी आपकी आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वो वाला प्रॉफिट जो आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट में। और वो बैलेंस शीट में आप कहाँ शो करते हो? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। लेकिन इसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स करते हो आप। अगर आपने टैक्स का खर्चा माइनस किया है तो उसको वापस ऐड बैक करोगे। कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, उनको आप प्लस करोगे। या आपने कोई बैलेंस प्रॉफिट का कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो भी आप ऐड बैक करते हो। तो वो सभी चीजें ऐड बैक करने के बाद आप वो प्रॉफिट लेते हो। आज इस क्वेश्चन में आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने कोई रिजर्व बनाया हुआ है उसमें बैलेंस ट्रांसफर है, कोई टैक्स काटा है या कोई डिविडेंड पे किया है या कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस को देखेंगे। यहाँ पर देखो, पिछले साल था बैलेंस इसका 4 लाख और इस साल एंड में आकर के इसका बैलेंस हो गया 3.5 लाख का। तो ये 50,000 से घट गया। घट गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इस साल आपको 50,000 का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। यही करते हैं ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग आपका 3.5 लाख है और माइनस करो 4 लाख, तो आपके पास माइनस 50,000 आ रहा है। तो माइनस 50,000 का मतलब क्या हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस आपके पास आ गया 50,000। अब आपको करने हैं एडजस्टमेंट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब यहाँ देखो, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है। आपने डेप्रिसिएशन लगाया है मशीनरी पर 1,20,000। ये खर्चा आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है। तो ये नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश का खर्चा है जिससे आपका कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। तो हम इसको क्या करेंगे? वापस ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,20,000। इसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग आइटम आपका है जो आपने इंटरेस्ट पे किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, वो भी आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है। तो ये जो 36,000 का खर्चा है, माइनस तो करना है, डेफिनेटली माइनस करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो और आउटफ्लो निकाल रहे हो, कैश फ्लो निकाल रहे हो, तो आपको ये वापस से ऐड बैक करना है। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया है, आपने अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे किया है, जो आपने पैसा लोन लिया हुआ है। और ये लोन लेना आपका कौन सी एक्टिविटी में कवर होता है? फाइनेंस एक्टिविटी में। और फाइनेंस एक्टिविटी में ही हम इस खर्चे को कवर करेंगे। तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐड बैक कर दिया कि हमारा प्रॉफिट अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही देखें तो ये 36,000 नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस कर दो। तो 1,56,000 आपको प्लस करना है, बाकी कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो अब इसको ऐड करने के बाद आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,06,000। ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या आएगा? माइनस करने के बाद 1,06,000। अब आपको चेंजेस कौन से देखने हैं? करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट में क्या चेंज आए। क्योंकि आप जो ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस करते हो, वो बिजनेस करने से आपके या तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे या डेटर्स बढ़ेंगे घटेंगे, कुछ इस तरह से चेंजेस आएंगे ना आपके। बीआर बढ़ेगा या इन्वेंट्री घटेगी बढ़ेगी या कोई और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस में चेंज आएगा। यही सब चीजें आपको देखनी है। तो सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज में देखो, करंट लाइबिलिटीज आपकी पिछले साल
या ले लो आपका ओपनिंग बैलेंस था 50,000 जो कि क्लोजिंग में आ रहा है 60,000। तो 10,000 से आपके ट्रेड पेबल्स मतलब कि क्रेडिटर्स बढ़ गए। 10,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए, इसका क्या मतलब है? आपने सामान उधार पे खरीदा, सामान उधार पर खरीदा, आपने उसको पेमेंट नहीं की, तो एक तरह से आपने उससे क्या लिया? एडवांस लिया, लोन लिया कि मैं तुम्हें बाद में पेमेंट कर दूंगा। आप उसका सामान ले आए और आपने उसको पेमेंट नहीं की, तो इसका क्या मतलब है? यही है ना कि आपने उससे एक तरह से एडवांस लिया है कि मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो एडवांस लिया तो आपका क्या होगा? इनफ्लो होगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, 10,000 ऐड करोगे, इनफ्लो हो रहा है। आपने किसी का सामान लिया है बिना पेमेंट के, इनफ्लो हो गया। इसके बाद देखते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्रीज मतलब कि स्टॉक, ओपनिंग आपका 1 लाख है, क्लोजिंग 2 लाख। 1 लाख से स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ रहा है 1 लाख से, इसका मतलब आपने परचेज किया, परचेज किया तो आपको पेमेंट करनी पड़ी और इससे आपका कैश का आउटफ्लो हुआ। तो आउटफ्लो हुआ तो माइनस होगा आपका 1 लाख रुपए। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। आपके ओपनिंग 2,30,000 थे और क्लोजिंग है 3,10,000। अब ये जो 80,000 का चेंज आया है, ये 80,000 के डेटर्स आपके बढ़ गए। कैसे बढ़े? क्योंकि आपने उनको सामान उधार पे बेचा। आपने सामान उधार पे बेचा, आपने अपना सामान दे दिया और पेमेंट नहीं ली, तो एक तरह से आपने उनको क्या दिया? लोन दिया, एडवांस दिया कि बाद में पेमेंट कर देना। तो जब आपने लोन दिया या एडवांस दिया तो क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स आपका लोन की तरह से है, आपने पेमेंट की है, तो आप इसको माइनस करोगे। कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस होगा। अब जो आपका प्लस माइनस होगा उसको देखो। और यहाँ पर अब आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपका क्या हुआ? यहाँ पर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से क्या हुआ चेंज? 1,06,000 था, उसमें 10,000 आपने प्लस किया, 1,16 हो गया। माइनस करो 1,80,000, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रहा है माइनस में 64,000। क्यों? क्योंकि देखो ये नेगेटिव का ज्यादा है, प्लस का कम है। और नेगेटिव का होने का मतलब क्या है? कि आपने खर्चा किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका खर्चा ज्यादा हुआ है। आपने यहाँ पर कैश का आउटफ्लो किया है, कैश को यूज किया है। 64,000 से आउटफ्लो हुआ है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से। एक एक्टिविटी हो गई। दूसरी एक्टिविटी आपकी आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको क्या लिखना है, क्या देखना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम देखते हैं अपनी एसेट्स, हमने कौन सी एसेट्स खरीदी, हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट की। तो वो आपको सिर्फ नॉन करंट एसेट्स में देखना है, करंट एसेट में नहीं देखना। कहाँ देखना है आपको? नॉन करंट एसेट्स में देखना है। इसमें क्या चेंजेस आए? तो ये आपका है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मशीनरी है आपकी 9 लाख से 12 लाख हो गई, 3 लाख का चेंज आ रहा है। तो क्या हम डायरेक्टली ये मान के चल रहे कि 3 लाख की आपने मशीनरी परचेज की है? बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। आपको मैंने पहले भी समझाया है, जब भी कोई एसेट हो और उसमें चेंज आ रहा है तो आपको उसका अकाउंट डेफिनेटली बनाना है। तो हम पहले बनाएंगे मशीनरी का अकाउंट। मशीनरी आपकी एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा 9 लाख ओपनिंग, और क्लोजिंग आएगा आपका क्रेडिट साइड पे 12 लाख। ड्यूरिंग द ईयर हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया 1,20,000। तो डेप्रिसिएशन अगर आप लगाते हो तो उससे क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी की वैल्यू घट रही है, घटाना है तो आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000। अब देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 13,20,000 और डेबिट साइड का टोटल क्या है? 9 लाख है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 4,20,000 का। 4,20,000 का डेबिट साइड पे डिफरेंस है। इसका मतलब मशीनरी में इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है मतलब आपने परचेज की है 4,20,000 की मशीनरी और खरीदी। तो अब देखो, अगर यहां से आप डायरेक्ट उठाते तो 3 लाख की परचेज दिखाते, और एक्चुअल में आपने परचेज कितनी की है? 4,20,000 की, और एंड में लिखो टोटल। तो अब आपको पता चल गया आपने मशीनरी कितने की खरीदी? 4,20,000। अब आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप दिखाओगे परचेज ऑफ मशीनरी 4,20,000। सिर्फ यही एक्टिविटी हुई है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और कुछ भी नहीं है। तो हम इसी को ही लिखेंगे कि आपने खर्चा किया
मशीनरी परचेज करने में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने पैसा यूज किया है, खर्चा किया है, नेगेटिव में आ रहा है, 4,20,000 आपका आउटफ्लो हुआ है। क्लियर है? ये भी हो गया। इसके बाद आ जाओ फाइनेंस एक्टिविटी, जो लास्ट एक्टिविटी है आपकी। इसमें आपको क्या देखना है? सिर्फ लायबिलिटी साइड देखना है। उसमें आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आपके पास पैसा किस तरह से आया। आपके पास इनफ्लो हुआ है और आउटफ्लो हुआ है, दोनों आपको देखना है। तो इनफ्लो कहाँ से होगा? या तो शेयर कैपिटल से होगा। शेयर कैपिटल में देखो 8 लाख था, ओपनिंग क्लोजिंग 12 लाख है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने 4 लाख के और शेयर इशू किए। शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 4 लाख, इनफ्लो हो गया। इसी तरह से आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 3.5 लाख का ओपनिंग है, क्लोजिंग क्या है? 4,40,000। तो कितना चेंज आ गया? 90,000 से बढ़ गया। लोन आपने 90,000 से और ले लिया, और लोन लेने पर आपके पास पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप 90,000 से प्लस में दिखाओ। तो 4,90,000 का आपके पास इनफ्लो आ गया। इसी तरह से आपने ये जो लोन लिया या शेयर्स इशू किए, तो इस पर आपको खर्चा भी तो देना पड़ेगा। कोई फ्री में तो पैसा नहीं देगा ना आपको, आपको इस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और इक्विटी शेयर पर अगर हमारे पास डिविडेंड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती तो वो भी हम करते। तो इंटरेस्ट तो हमारे पास है कि कंपनी ने इस साल 36,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, वो आपका खर्चा है, फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है, यहाँ पर लेस करोगे। याद आ गया? आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हुए इस इंटरेस्ट को प्लस किया था, क्योंकि ये एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, ये खर्चा किससे रिलेटेड है? फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर हमने इसको माइनस कर दिया। तो ये इनफ्लो हुआ, ये आउटफ्लो हुआ, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी 4,54,000, ये पॉजिटिव है। इसमें आपके पास पैसा आया, इनफ्लो हुआ, आपने पैसा अरेंज किया। तो पॉजिटिव होगा तो आप क्या लिखोगे? फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज। अब तीनों एक्टिविटीज का आपने कर लिया। अब बारी आती है एंड में तीनों का एडिशन करने का। तीनों एक्टिविटीज का जहां जहां जो बैलेंस आया है उसको लो और तीनों को ऐड करो। तो 4,54,000 फाइनेंस एक्टिविटी का पॉजिटिव है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपका -64,000 है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आपका -4,20,000 है। तो अब प्लस माइनस करने के बाद नेगेटिव आ रहा है आपका 30,000। मतलब कि एंड में जाकर के तीनों एक्टिविटीज को करने से आपका कैश का आउटफ्लो हुआ है 30,000 का। तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 30,000 आएगा। एबीसी तीनों एक्टिविटीज, इस तरह से आप लिखोगे कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने से घट गया? 30,000 से घट गया। पूरे साल में हमने तीनों एक्टिविटीज में जहां जहां पैसा यूज किया या इनफ्लो हुआ, जो भी हुआ, उन सब की चेंजेस की वजह से हमारा नेट इफेक्ट क्या आया? 30,000 का आउटफ्लो हुआ है, पैसा आउटफ्लो हुआ है, खर्च हुआ है। ये आ गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है? यहाँ पर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा है, इसका मतलब है ये ओपनिंग और क्लोजिंग आपके एक तरह से कैश के बैलेंस है। जिस तरह से आप कैश बुक बनाते थे, उसी तरह से ये आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस है। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है आपका? 3,70,000। तो आप ऐड करोगे इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,70,000। तो अब ये क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 3,40,000। ये प्लस माइनस करने पर आपका 3,40,000 आ रहा है। यहाँ पर भी आपका क्लोजिंग बैलेंस 3,40,000 आ रहा है, जो कि मैच कर रहा है। तो ये बहुत खास पॉइंट है इस चैप्टर का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि जब आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपको अपना आंसर पता होगा, और आपको पता होगा कि आपने करेक्ट किया है या रॉन्ग किया है क्वेश्चन। अगर आपका ये दोनों, ये जो आपने चेंज निकाला तीनों एक्टिविटीज का और उसका और ओपनिंग बैलेंस का, दोनों का एडिशन करने पर अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस से मैच कर जाता है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं पर भी आपने मिस्टेक नहीं की। तो ये सबसे बड़ी टिप है, सबसे बड़ी ट्रिक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप चेक कर सको आपके क्वेश्चन को कि आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। तो यहीं पर ही आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या आना चाहिए,
3,70,000 माइनस 3,40,000, आपका आंसर आना चाहिए 30,000, जो कि हमारा 30,000 ही आंसर आया। तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है और कंप्लीट भी हो गया। और किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करना है ये भी आप समझ गए हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो रही होंगी ये वीडियोस ट्यूटोरियल्स, आपके लिए इजी हो गया होगा चैप्टर। हो गया है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना। गुड बाय एंड टेक केयर।